नमस्कार साथियों, आज 22 मई 2022 है और आज स्कूल व्याख्याता पेपर सेकंड जो आयोजित करवाया गया उस पेपर में कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया ये तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी टेस्ट हाल ही में ख़त्म हुआ है। तो एग्जैक्टली कितने लोगों ने टेस्ट दिया उसके बारे में तो हम कल सुबह तक आप लोगों को बता देंगे, ताकि और लोगों का जो भी स्टूडेंट्स के टॉपर्स जो 3 रहेंगे उनका अनाउंसमेंट भी हम आपके सामने करेंगे। फिलहाल जो सामान्य ज्ञान का सेकंड पेपर है, यूनिट टेस्ट है, आज 22 मई 2022 को आयोजित करवाया गया। तो उसके प्रश्नों की जो व्याख्यात्मक वीडियो है उस पर अपन बात करते हैं कि आज के प्रश्न पत्र में कौन कौन से पेपर आए, उनके क्या स्तर रहे। और साथियों मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिल रही होगी। तो किसी भी प्रश्न को आप भी बनाएं तो इसी प्रकार से अध्ययन करें ताकि एक प्रश्न से संबंधित जो भी कोई एक्स्ट्रा फैक्ट हो वो सारा का सारा आपके पास एक ही जगह कलेक्ट हो जाए और परीक्षा के समय में आपको एक ग्रेवी के रूप में आपको ये कंटेंट मिल जाए और इधर उधर आपको देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए, पहला प्रश्न है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आंसर मार्क करवाऊंगा क्योंकि सारी जो डिटेल्स हैं वो आपके वीडियो में नीचे व्याख्या वाले पार्ट में डाल दिया है। देखिए, पहला प्रश्न है, वीडी सावरकर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं। 1914 में नासिक में मित्र मेला नाम से एक संस्था आरंभ की जो बाद में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ये कथन सही है क्योंकि मित्र मेला पहले बनाया था और बाद में जो है उसका अभिनव भारत में चेंज हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जो डेट है वो यहाँ पे गलत दे रखी थी क्योंकि मित्र मेला की स्थापना 1904 में हुई थी, 1914 में नहीं। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प आपको देखना जरूरी है। भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। ये स्टेटमेंट आपका सही है। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 के बंग भंग के बाद 1906 में स्वदेशी का नारा दिया। तो स्वदेशी का नारा देने वाले भी वीडी सावरकर पहले व्यक्ति थे। चौथा जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है। वे दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला। तो साथियों, प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे प्रश्नों की यही विशेषता होती है कि प्रत्येक प्रश्न के जो 4 विकल्प होंगे उन चारों विकल्पों से भी आपको एक एक प्रश्न, कम से कम एक एक प्रश्न मिलेगा। तो आपका आंसर पहले प्रश्न का जो है आंसर 1 नंबर हो जाएगा। और अभिनव भारत और वीडी सावरकर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी तथ्य आपके इस में बन सकते हैं परीक्षा में, वो इसकी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो ऐप है उसका लिंक दे रखा है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी दे रखा है, तो वहां जाके आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस आपके क्रांतिकारियों वाले पार्ट में दे रखा है। युद्धकालीन बर्लिन में आगमन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से कौन सा अपना छद्म नाम रखा था। किस नाम से वो वहां पे निवास कर रहे थे। तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ओरलैंडो मैचेटो। ठीक है। अब इसके बाद में जो भी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो भी टॉपिक आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं सबको नीचे डाल दिया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये इसका स्टेटमेंट था, नारा था। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कारावास में गए, 11 बार। ठीक है। इसकी पत्नी पत्नी का क्या नाम था, एमिली सेंकेल था। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जब जापान में उनको एक पुस्तक प्रकाशन के लिए एक टाइपिस्ट की आवश्यकता होती है, वो किसी अपने मित्र को बोलते हैं कि भाई मेरे को एक टाइपिस्ट चाहिए, तो वो टाइपिस्ट आती है एमिली सेंकेल। एमिली सेंकेल के पिता एक पशु चिकित्सक थे। एमिली सेंकेल से उसे बाद में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है और बाद में जो है एमिली सेंकेल के साथ हिंदू रीति रिवाज से आपके जो सुभाष बाबू हैं उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद उनकी एक बच्ची होती है अनीता बोस।
1945 की जो तथाकथित विमान दुर्घटना है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। बाद में मुखर्जी आयोग इसके जो है बना था। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे डाली हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती हैं। देखिए, जब भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयास में जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी अस्थायी सरकार सुभाष बाबू ने बनाई थी। 11 देश थे, दुनिया के 11 देशों ने उस अस्थायी सरकार को मान्यता दी थी, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुका और आयरलैंड इत्यादि थे। ठीक है, एक बार परीक्षा में शायद 2010 या 11 की जो वैकेंसी थी उसमें पूछा गया था कि रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी को बापू के नाम से जो है संबोधित किया था, वो तिथि जो पूछी गई थी उसमें, तो 6 जुलाई 1944 आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 6 जुलाई 1944। ठीक है, इसके बाद में जो है इसमें कुछ और तथ्य यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अभी 23 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कंटेंट को भी हम साथ, जो करंट है उसको भी हम साथ लेके चलते हैं। 23 जनवरी को सुभाष बाबू का जन्म दिवस मनाया जाता है और आपकी बार से 23 जनवरी 2021 को जो है 125वां जन्म दिवस महात्मा ये जो नेताजी का मनाया गया था। इसके अलावा आपको 2 चीज सुभाष बाबू के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक तो हरिपुरा अधिवेशन जो 51वां अधिवेशन था उसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष बाबू अध्यक्ष बने थे और सुभाष बाबू का इतना भव्य स्वागत हुआ था कि 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में उसको बिठा के जो है उनकी झांकी निकाली गई थी, बहुत अच्छा। और इसी ही हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष बाबू ने इतना प्रभावी, ओजस्वी और प्रेरित करने वाला भाषण दिया था कि आज तक शायद ही किसी ने दिया हो। बाद में जब 52वां अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ, महात्मा गांधी जी ने ये कह दिया कि सुभाष बाबू जो है वो इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे, क्योंकि सुभाष बाबू की जो कार्यविधि है, कार्यशैली थी, वो गांधी जी को पसंद नहीं थी। तो पट्टाभी सीतारामैया के नाम को घोषित कर दिया आपका जो है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने जब पट्टाभी सीतारामैया को चुना तो उस समय आपके रविंद्रनाथ जी ठाकुर ने भी एक पत्र लिखा गांधी जी को और लिखा, बापू इस समय जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें सुभाष बाबू जो हैं वही एक उचित अध्यक्ष कांग्रेस के हो सकते हैं। बाद में प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिकों ने भी सुभाष जी के अध्यक्ष पद पर रहने की वकालत की, लेकिन महात्मा जी कहाँ मानने वाले थे। गांधी जी ने इस बात को मना कर दिया और कोई समझौता न होने पर वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, जबकि पहले केवल जो गांधी जी कहते थे वही सही था। आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन की एक एक बात आपको ध्यान रखनी है। आपके सिलेबस में सुभाष बाबू को दे रखा है तो निश्चित रूप से यहां से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। साथियों, पट्टाभी सीतारामैया को जब महात्मा गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए नामित कर दिया, चुनाव होते हैं, चुनाव में सुभाष बाबू को 1580 मत मिलते हैं और सीतारामैया को 1377 मत मिलते हैं। 203 मतों से सुभाष बाबू की जीत होती है, लेकिन बाद में सुभाष बाबू को कांग्रेस से हटने के लिए मजबूर किया जाता है। कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो तटस्थ रहे, वो न सीतारामैया की तरफ थे न आपके सुभाष बाबू की तरफ थे। एकमात्र व्यक्ति जो थे शरद बाबू, वो सुभाष बाबू के साथ, सुभाष चंद्र बोस के पास साथ रहे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे निकलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं। 25 पेपर हैं। स्कूल व्याख्याता का सेकंड पेपर आज चल रहा है। 15 मई को पहला पेपर था, आज 22 मई है, दूसरा पेपर चल रहा है। यदि आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे सभी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स की सहायता से आप हमारे संपर्क साध सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपने हम पे विश्वास किया तो निश्चित रूप से आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता और निश्चित रूप से आप एक सीट निकाल पाएंगे। और
आपको एक ऑटो मोटिवेशन होगा। हमारा जो प्रक्रिया है टेस्ट लेने की वो आपको पता है, हम जो भी टॉपर्स होते हैं उनके नाम अनाउंस करते हैं फोटो से, ताकि लोगों में इसका मोटिवेशन बना रहे और निश्चित रूप से आपकी सफलता का राह प्रशस्त हो। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य, जहां पे सत्य असत्य हो वहां पे आपको पहले उसको मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आप मात खाते हैं। पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से वो बच्चों को अध्यापन कार्य करवाते थे, बिल्कुल सही है। काकोरी कांड में फरार होने के बाद उन्होंने छिपने के लिए साधु का वेश बना लिया था, ये भी सही है। रामप्रसाद बिस्मिल, इसको क्विक सिल्वर कहते हैं। ये एक बार किसी परीक्षा में शायद आईएएस के पेपर में पूछा गया था, निम्न में से कौन क्विक सिल्वर के नाम से प्रख्यात थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल आपका सही है विकल्प। और यहाँ पे इन पर भारत सरकार ने 1988 में, 68 में नहीं, ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा, 1988 में डाक टिकट जारी किया था। अब चंद्रशेखर आजाद के बारे में जो है, क्विक सिल्वर आपको चंद्रशेखर आजाद को कहते रामप्रसाद बिस्मिल थे। तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में जितनी भी डिटेल मुझे मिली किसी भी बुक में या ऑनलाइन नेट पे, सारी यहाँ पे मैंने आपके लिए तैयार कर दी हैं। तो नोट्स के लिए आप जो बार बार कहते हैं ना, नोट्स दे दो सर, नोट्स दे दो, नोट्स कुछ नहीं है, नोट्स इसी में आपका सब कुछ आपको शामिल, 25 पेपर में आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, हम सब कुछ आपको इसी में उपलब्ध करवा देंगे। चौथा प्रश्न, मौर्य शासन काल में पिंडकर क्या था? तो मौर्य शासन काल में एक जो गांव से जो संयुक्त रूप से जो टैक्स लिया जाता था उसको पिंडकर कहा जाता था। और मौर्य काल में कुछ और टैक्स प्रचलित में थे, जो भी मुख्य टैक्स पूछे गए हैं आज तक किसी भी परीक्षा में, वो नीचे यहाँ पे आपके दिए गए हैं। देखिए, पिंडकर तो आपको मैंने बता दिया, भाग होता है, एक उपकर होता था, प्रतिकर एक सरचार्ज होता था, अतिरिक्त कर, हिरण्य अतिरिक्त नकद का जो कर होता था हिरण्य, और प्रणय कर आयात कर था, प्रणय कर आयात कर था, जो 1/3 से 1/4 भाग तक लिया जाता था। उदक भाग सिंचाई कर था, उत्संग उत्सवों और राजा को भेंट था, और पार्श्व अधिक लाभ अर्जन और अतिरिक्त कर था। अब ये जो मैंने जो भी टैक्स का ये डेटा कलेक्ट किया है वो प्राचीन भारत की एक बुक आती है केसी श्रीवास्तव, वहां से मैंने इसको कलेक्ट किया है आपके लिए। पांचवा प्रश्न, निम्न में से किसने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आपका सही आंसर करना था। एशिया वासियों का नारा निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने दिया था? तो साथियों, इसका आंसर जो होगा वो रास बिहारी बोस होगा। लेकिन यदि परीक्षा में एशिया वासियों का है ये नारा पूछ सकता है, तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है पूछ सकता है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पूछ सकता है, दिल्ली चलो पूछ सकता है, करो या मरो पूछ सकता है, हिंद स्वराज भी पूछ सकता है, और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भी पूछ सकता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी पूछ सकता है। तो जितने भी प्रख्यात नारे हैं वो सारे आपके लिए यहाँ पे कलेक्ट करके एक ही जगह उपलब्ध करवा दिए गए हैं। 7वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, हरिजन जो पत्रिका है वो आपके महात्मा गांधी ने निकालते थे, बिल्कुल सही है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की एक पत्रिका है। केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकालते थे, केसरी और प्रताप। यंग इंडिया जो है वो आपके लाला लाजपत राय की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो विकल्प हो जाएगा 4, 1, 2, 3, इसका मतलब चौथा नंबर का विकल्प आपका सही विकल्प हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में सत्याग्रहों का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर रोलक टैटू 1919 में, फिर बारदोली। तो 2 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। और गांधी जी आपके सिलेबस में है, जीके पेपर में गांधी जी हैं, तो गांधी जी का जो जितने भी आंदोलन हैं उनकी तिथियां आपको ध्यान रखनी है।
पता नहीं कहाँ से किस चीज को किससे अटैच करके प्रश्न पूछ ले। तो ये जो डेट्स मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं, चोरी चौरा कांड, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, यरवादा पैक्ट में ब्रिटिश स्वीकृति, वर्धा में सेवाश्रम की स्थापना, दक्षिण भारत की यात्रा, विनोबा भावे का पर्सनल जो सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सब चीजों को आपको एक ही जगह पे पीडीएफ में उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल कहाँ की थी? तो भूख हड़ताल जो है वो अहमदाबाद के श्रमिक आंदोलन में उन्होंने किया था। आपको पता है अनुसुईया साराभाई और महात्मा गांधी के बीच क्या बात हुई थी? ये मिल मालिकों के विरुद्ध विद्रोह था। विद्रोह का कारण दो थे, फ्लैग बोनस की वापसी और वेतन वृद्धि। इसमें परिणाम में महात्मा गांधी जी की विजय हुई, श्रमिकों की विजय हुई। मिल के वेतनों को 35% की जो मांग थी वो स्वीकार की गई और गांधी जी का प्रथम अनशन आंदोलन सफल रहा था। ठीक है, गुजरात में आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप इसकी पीडीएफ प्रिंट करवा के जरूर निकाल लें क्योंकि प्रिंट अवेलेबल आपके कर रखा है। 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के प्रमुख कारण क्या थे? देखिए, आर्थिक पिछड़ापन भी था, प्रेस तथा साहित्य का विकास भी था, भारत में अतीत की खोज और पश्चिम विचार और शिक्षा, उपरोक्त सभी इसके कारण थे और प्रत्येक कारण का यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रखा है, वो आपको पढ़ना है। ग्यारहवां प्रश्न है, एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ उसकी संस्था है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो इंडियन एसोसिएशन इन्होंने बनाई थी। इसके बाद में ये देखो यहाँ पे आपको इंडियन एसोसिएशन हो गई। जस्टिस राणा डे ने पूना सार्वजनिक सभा बनाई थी। वीर राघवाचारी मद्रास महाजन सभा से जुड़े हुए थे। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे। 4 नंबर का विकल्प आपको सही उत्तर मार्क करना था। सेफ्टी वोल्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? सेफ्टी वोल्व का सिद्धांत का संबंध आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। और ये जो सेफ्टी वोल्व सिद्धांत क्या था, किस प्रकार इसका अच्छाई और बुराई के बारे में जो भी इसके पक्ष विपक्ष थे सारा नीचे दे रखा है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुई थी। सही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बंबई में हुआ था। ये भी सही है क्योंकि पहले तो बंबई में हुआ था, पहला अधिवेशन बंबई, फिर कलकत्ता, फिर बंबई और फिर इलाहाबाद। ये 4 का क्रम आपको जरूर ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता एयू होम ने की थी। तो एयू होम तो अध्यक्ष रहे ही नहीं क्योंकि पहले जो अध्यक्ष थे उसकी अध्यक्षता तो ये आपके एयू होम द्वारा, तो ये एक इसके संस्थापक थे। WC बनर्जी जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। तो ये स्टेटमेंट आपका तीसरे नंबर का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 और 2 आपके सही हैं, इसका मतलब 3 नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेफ्टी वोल्व सिद्धांत के विरुद्ध कांग्रेस नेताओं ने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। सही बात है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इसका मतलब कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, तो 3 नंबर का आंसर आपका इसमें करना है। तड़ित चालक का सिद्धांत क्या था? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो 1917, फिर 1925 और फिर 1932, इसमें नलिनी सेन गुप्ता हैं, इसमें आपके एनी बेसेंट हैं और इसमें मतलब तीनों जो अधिवेशन हैं उसका अध्यक्षता 1917, 25 और 32 में महिलाओं ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? देखिए, हाँ,
उसमें एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेनगुप्ता, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एनी बेसेंट, इसमें आपका सरोजिनी नायडू, सॉरी इसमें सरोजिनी नायडू है, इसमें आपकी नलिनी सेनगुप्ता है। ये नीचे अगले प्रश्न में यहाँ पे दे दिया है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में निम्न में से क्या असत्य है। असत्य को छांटना है, तो असत्य, सत्य, असत्य वाले को तो पहले मार्क कर लेना है। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और मैं भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यही है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये कथन किसका था? लॉर्ड कर्जन का। सैयद बदरुद्दीन तैयबजी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। जॉर्ज यूल जो थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो 1925 में बनी थी। 1917 में आपके एनी बेसेंट पहली महिला थी, ठीक है। और दूसरी भारतीय महिला आपकी नलिनी सेनगुप्ता थी, जो 1932 में बनी थी, ठीक है। 1857 की क्रांति में किन समूह की भागीदारी रही? सभी की भागीदारी थी इसमें, जमींदार भी थे, हस्तशिल्पी थे, किसान, धर्मोपदेशक, सभी थे। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं उसके बारे में बताइए। ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू और इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना, मंदिर तथा मस्जिदों की जमीन पर कर लगाना, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीति के विरुद्ध कानून बनाना, ये सारे के सारे विकल्प ही धार्मिक कारणों से संबंधित थे। तो ये आपका 4 नंबर का विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। साथियों, ये मत सोचना कि नीचे व्याख्या वाला पार्ट में क्यों नहीं पढ़ रहा, क्योंकि व्याख्या वाला पार्ट तो आपके पास पीडीएफ में आ ही जाएगा। और यदि व्याख्या वाले पार्ट को बे एक्सप्लेन करना चाहें पूरा पढ़ के एक एक लाइन को, तो फिर 3 घंटे 4 घंटे में ही ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बचे और आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें, इसलिए ज़्यादा इसको बताया नहीं गया है। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों ने नेता बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति के प्रमुख कौन था? जनरल बख्त खां जो थे वो आपका प्रमुख था। 1 नंबर का विकल्प हो जाएगा। देखिए, एक तरफ क्रांतिकारी हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान हैं, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नाना साहब आपके कानपुर के थे, बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, महारानी लक्ष्मीबाई आपको पता है झांसी की थी, और कुंवर सिंह आपके बिहार के थे। तो ये जो भी विकल्प होगा आपका 2 नंबर का, वो आपका सही आंसर आ जाएगा। 20वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? ये भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका, बिल्कुल सही है। ये विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका, बिल्कुल सही है। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था, ये भी सही है। विद्रोहियों को अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना, तो इसका मतलब 1, 2 और 3 आपका सही विकल्प होगा। ये अति राष्ट्रवाद नहीं था, सब में राष्ट्रवाद की कोई बात ही नहीं थी उस समय, क्योंकि राष्ट्र था ही नहीं। तो 1, 2, 3 है। 1857 के विद्रोह की जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था, आपको पता है। 4था विकल्प इसमें असत्य इस वजह से कि भारत इस समय आधुनिक राष्ट्रवाद से अपरिचित था। विद्रोहियों में अपने क्षेत्रीय राजसत्ता के प्रति प्रेम अधिक था। राष्ट्र जैसी कोई एक मानसिक विचारधारा उस समय इतना डेवलप हो नहीं पाई थी। सर, प्रताप सिंह जयपुर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचनाएं करते थे, बिल्कुल सही है। 1899 में जयपुर में हवा महल बनाया, 1899 में नहीं भाई, 1799 है, ये विकल्प गलत है। जयपुर में संगीत सम्मेलन बुलाकर राधा गोविंद संगीत सार नामक रचना करवाई, जिसमें देवर्षि ब्रजपाल भट्ट का बहुत योगदान रहा, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है नहीं, ये दूसरा कथन स्टेटमेंट गलत है आपका। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। पर्दा प्रथा के बारे में उनकी क्या सोच थी, किस प्रकार उन्हें वेंचुरी प्रभाव के बारे में क्या बताया, जालीदार झरोके क्यों रखे, ये सारी कितने उसमें आपका
हवा महल में झरोखे हैं, सारी चीजें यहाँ पे दे दी हैं। 22वां प्रश्न, बीकानेर राजवंश के शासकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। राव जैत सिंह बाबर के पुत्र व लाहौर के शासन कामरान को हराया। महाराजा राय सिंह को राजपुताना का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, बिल्कुल सही। महाराणा कर्ण सिंह को जंगलदर बादशाह की संज्ञा दी गई, ये भी सही है। मनीराम अनंत भट्ट और भाव भट्ट महाराजा सूरत सिंह के दरबारी थे, ये सूरत सिंह के दरबारी नहीं थे भाई, अनूप सिंह के दरबारी थे, ये अनूप सिंह के दरबारी थे। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा और यही आपका 4 नंबर का विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित यहाँ पे एक बताया गया है कि विद्वान कौन सा है जिसने ये मत दिया और मत कौन सा है। तो यहाँ पर आपको मिला है अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है मणोत नैन्सी ने दिया, सूर्यवंशी गौरीशंकर ओझा ने दिया, मध्य एशिया से आए हुए विदेशी कर्नल टोड ने बताया है राजपूतों को, ब्राह्मण वंश से उत्पन्न दशरथ शर्मा ने बताया है। अग्निकुंड का एक्चुअल जो सिद्धांत है वो कवि चंद्रबरदाई ने दिया था, ठीक है, पृथ्वीराज राजस्व में। असंगत का चयन कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, बिल्कुल सही है। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चतुर्थ के बीच, चतुर्थ नहीं, यहां भी तृतीय आएगा। ऐसे ही प्रश्न जो है वो आपको संदेह में डालते हैं और आप गलत करते हैं और हजारों के नीचे चले जाते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और ताजुद्दीन में हुआ था, तो 2 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कैसे हुआ था, द्वितीय क्या हुआ था, सारा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। पृथ्वीराज और संयोगिता का क्या मतलब था, तराइन के युद्ध के परिणाम क्या था, तीसरी लड़ाई कब हुई थी, ये सारी जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। राजस्थान में मराठा तथा पिंडारियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान में मराठा तथा पिंडारियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश बूंदी रियासत में हुआ था 1730 में राव बुद्ध सिंह की कछवाई रानी अमरी कुंवरी के निमंत्रण पर हुआ था, बिल्कुल सही है। अमर कुंवरी जो है वो आपके जय सिंह की बहन थे और बुद्ध सिंह बेनोई थे इनके। सवाई जयसिंह ने इस आक्रमण में कछवाई रानी अमर कुंवरी का साथ दिया। मराठों के भावी आक्रमण से राजपूतानों को बचाने के लिए 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन संग्राम सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये भी सही है। अब यहां पे सही उत्तर का चयन करना है। कूट 1, 1, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं, 1, 2 और 3, ये तीनों ही विकल्प यहां पे सही हैं भाई। आगे देखो, अपनी किस विजय के स्मारक स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनाया था? तो गुजरात विजय जो थी, यहाँ पे 34 नहीं है भाई, 4 है। गुजरात विजय की थी अकबर ने 1573 में, उसी की याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी फारसी इतिहास ग्रंथ सम्राट शाहजहां के काल में रचा गया था? तो पादशाह नामा जो ग्रंथ था मोहम्मद अमीन कजवानी ने ये लिखा था। मोहम्मद अमीन कजवानी ने पादशाह नामा लिखा था और ये शाहजहां के समय का था। निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव डाली? गुरु रामदास जो हैं वो अमृतसर की नींव इन्होंने डाली थी। मुगल काल का गिलकार कौन थे? मुगल काल में गिलकार जो चूना मजदूरी का कार्य करते थे, जो मजदूर चूना मजदूरी का कार्य में लगे हुए थे, उनको गिलकार कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आया था? सैयद अली तबरेजी आपका सही आंसर होना था इसमें।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्दी घाटी में 1576 में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ा। भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ा और मानसिंह ने 1586 में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया। तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं। क्यों? क्योंकि अप्रैल 1576 में आसफ खां और राजा मानसिंह की अध्यक्षता में एक शक्तिशाली मुगल सेना मेवाड़ के स्वतंत्र क्षेत्रों पर आक्रमण करने हेतु भेजी थी। उधर अकबर ने 1585 में मिर्जा शाहरुख और राजा भगवान दास के नेतृत्व में शाही सेना कश्मीर पर अधिकार करने भेजी थी। तो यहाँ के जो पात्र हैं साथियों, आपको प्रथम दृष्टि में सही लगेगा, इसका विकल्प दोनों ही सही लगेगा। लेकिन इसके जो हल्दी घाटी के पात्र जो हैं वो तो आपको ये कश्मीर वाली अधिवेशन जो ये आपका आक्रमण है उसमें पेस्ट किए हैं और कश्मीर वाले हल्दी घाटी में, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए और चौथा नंबर का आपका यहाँ पे आएगा विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य संबंधी विशेषता दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में नहीं है? मेहराब हैं, बिल्कुल सही है। ऊंचा उठा हुआ गुम्बद और समृद्ध छतरियां, लाल बलुए पत्थर का प्रयोग है, लेकिन स्वतंत्र रूप से मीनारें इसमें नहीं हैं। निम्नलिखित में से किसके सम्मान में शाहजहां ने आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इनकी एक बेटी थी जहां आरा, उसके सम्मान में ये मोती मस्जिद आगरे में बनाई गई थी। अकबर के शासनकाल में संबंध प्रसिद्ध व्यक्ति हरिवंश, मुकुंद और दशवंत कौन थे? ये तीनों के तीनों चित्रकार थे और चित्रकारी शुरू आपके हुमायूं के शासनकाल में हुई, लेकिन चरम पे पहुंची जहांगीर के समय में। जहांगीर कहा करता था कि मेरे समक्ष यदि आप कोई चित्र लाओ और उस चित्र पर चित्र के प्रत्येक अंग को किसी भिन्न चित्रकार द्वारा बनाया गया हो तो भी मैं बता सकता हूं कि इस चित्र का कौन सा भाग कौन से चित्रकार ने बनाया था। तो कला और चित्रकारी का जो है बहुत अच्छा जानकार जहांगीर, सम्राट जहांगीर थे और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमल गुजार राजस्व संग्राहक होते थे, बितच्ची लेखाकार होते थे, मुकदम सेना नायक नहीं होते थे। मुकदम सेना नायक नहीं होते थे, वो एक राजस्व एकत्रित करने का कार्य करते थे। कानून को राजस्व अभिलेख संरक्षक होते थे। तो आपका 3 नंबर का विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। मुकदम जो है वो आपका जो भी गांव में चौधरी टाइप के जो व्यक्ति होते थे उनको मुकदम कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल क्रमानुसार है? चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, घाघरा 1529 में हो गया था, दोराई का युद्ध जो है 1539 में हुआ था और चौसा का युद्ध भी इसी समय हुआ था। तो दोरिया का युद्ध 1531 में हुआ था, ये आपको 1531 में, बिल्कुल ये 1531 का है और घाघरा 1528 का है, चंदेरी 1528 का है। देखिए 1528 का तो आपका चंदेरी है, 1529 में आपका घाघरा है, देवराई है 1531 का और चौसा है 1539 का। शेरशाह के साथ ये युद्ध हुआ था। तो ये विकल्प देख लीजिए आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर निषेध लगा दिया था, बिल्कुल सही है। अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया और हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो दोनों ही विकल्प आपके सही हैं। 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों ने रज्मनामा शीर्षक नाम दिया? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसको रज्मनामा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्यकालीन भारत की पुस्तक आती है एल.पी. शर्मा, वहां से लाइन उठाई है। 1939 में त्रिपुरी में आयोजित वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए हैं, इनको ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों में असत्य कथन का चयन कीजिए। गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया को चुना था, बिल्कुल सही है।
कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर और प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे। सही। सुभाष को चुनाव में 1580 मत मिले और सीतारमैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत के। बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू ने पट्टाभी सीतारमैया का साथ बने रहे, ये गलत है। इस जो त्रिपुरा अधिवेशन, त्रिपुर संकट बोलते हैं एक्चुअली में, त्रिपुरा अधिवेशन जो था उसको त्रिपुरिका संकट बोलते हैं। और इसमें जवाहरलाल नेहरू मन से चाहते थे कि अध्यक्षता सुभाष बाबू करे, लेकिन उनमें साहस नहीं था कि वो महात्मा गांधी की बात को काट दे। इसलिए इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने निष्पक्षता का भाव दर्शाया था, न पट्टाभी सीतारमैया के साथ दिया और न सुभाष बाबू के साथ दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन भारतीय सूफी संत मुजाहिद कहलाता था? तो आपका शेख अहमद सरहिंदी जो थे वो मुजाहिद नाम से प्रसिद्ध थे। कबीर और नानक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनके विचार भक्ति और सूफी दोनों परंपराओं के लिए गए थे। ये दोनों कथन दोनों के लिए सही है। ग्रामीण जनता के भावनाओं की अभिव्यक्ति भी कबीर भी करते थे और नानक भी करते थे। दोनों ने ही हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किए और उनके अनुयायियों ने स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित किए। कबीर पंथ, हाँ बिल्कुल, सिख धर्म, नानक ने सिख धर्म बनाया था और उसने कबीर पंथ चलाया था। तो चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। 3 नंबर का विकल्प आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। इल्मे इलाही मोहम्मदी, इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द थे। इन्हें ही इल्मे इलाही मोहम्मदी की उपाधि दी गई थी। ख्वाजा मीर दर्द आपका सही विकल्प। निम्नलिखित में से कौन द्वैत मत के समर्थक थे? तो द्वैत मत के जो भी समर्थक थे वो आपके मध्वाचार्य जी थे। मध्वाचार्य जी का जन्म 1199 में हुआ था। 1199 से 1217 के लगभग आसपास इसके बीच बताया। एक्चुअली इनको पता नहीं है। मध्वाचार्य ये बताते हैं कि इस सृष्टि में 3 चीजों का स्वतंत्र अस्तित्व है, एक ईश्वर, एक प्रकृति और एक जीवात्मा। ये तीनों ही नित्य हैं, शाश्वत हैं। प्रकृति और जीवात्मा में परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन ईश्वर शाश्वत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर सगुण है, दयालुता, न्याय, शक्ति इत्यादि गुण विद्यमान है। इसलिए मध्वाचार्य को आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत कौन थे? राधा और कृष्ण की जो भक्ति है उसको लोकप्रिय बनाने के लिए चैतन्य ने सबसे ज्यादा प्रयास किया और कीर्तन शब्द का जो प्रचलन आजकल है वो आपके चैतन्य का ही देन है। निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया? तो वल्लभाचार्य जो थे उन्होंने कभी भी संन्यास ग्रहण नहीं किया। वल्लभाचार्य के अनुसार प्रेम लक्षण भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण अथवा पुष्टि कहते हैं। उन्होंने कभी संन्यास ग्रहण नहीं लिया। वल्लभाचार्य आपका सही आंसर हो जाएगा। सफीनत उल ओलिया का लेखक कौन है? सफीनत उल ओलिया आपके सम्राट औरंगजेब के पुत्र दारा शिकोह थे। सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो हर मंदिर की स्थापना का श्रेय मियां मीर को जाता है। बिजोलिया किसानों में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो आपके जो साधु सीताराम दास हैं इस आंदोलन का के नेतृत्व करता थे और साधु सीताराम दास ने ही, जिसको बिजोलिया का जनक भी कहा जाता है, बिजोलिया मित्र मंडल संगठन बनाया था। ये बिजोलिया के बारे में संपूर्ण डिटेल यहाँ पे बता दिया है। वोट आर द इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। वोट आर द इंडिया विजय सिंह पथिक की एक बुक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पता नहीं कभी पूछ ले कि व्हाट आर द इंडिया, हु इज द राइटर ऑफ व्हाट आर द इंडिया।
बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है 1897 में ये जो सवाई कृष्ण सिंह के समय में ये हुआ था। फिर 1897 में ही गिरधारीपुरा भीलवाड़ा वाला प्रकरण हुआ था। गिरधारीपुरा गांव में जब एक मृत्यु भोज चल रहा था तो नानजी ठाकरी पटेल और कृष्ण सिंह द्वारा कृष्ण सिंह को उनको शिकायत लेकर और महाराणा फतेह सिंह के पास जाना, ये सारा प्रकरण जो है बिजोलिया से संबंधित है। तलवार बंदाई आपके जो टीचर्स ग्रेड 3 की परीक्षा हुई थी 2004 में, तो तलवार बंदाई उसमें पूछा गया था। फिर आपका 2008 वाला जो आरईएस का पेपर था प्री का, उसमें भी तलवार बंदाई पूछा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, तलवार बंदाई एक टैक्स होता था। तो नए जमींदार जब गद्दी नशीं के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला जो उत्तराधिकार शुल्क है उसको तलवार बंदाई कहा जाता है। अब बिजोलिया के पृथ्वी सिंह के साथ इसका क्या लिंक था वो आप इसमें पीडीएफ में देख लेना। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का मुख्य कारण क्या था? अजमेर में स्थित 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारी करना ही इसका प्रमुख कारण था। 2 नंबर का आंसर आपको करना है। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो अव्वा के ठाकुर खुशहाल सिंह थे। 1857 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं नीचे इसमें डाल दिए हैं। चेलावास का युद्ध क्या था? गोरा काला क्या था? सुगाली माता की मूर्ति का क्या प्रकरण था? वर्तमान में कहाँ है? सुगाली माता को क्रांति की देवी क्यों कहा जाता है? ये सारी डिटेल यहाँ पे बता दी गई है। रूप कंवर महिला किस घटना से संबंधित है? आपको पता है रूप कंवर जो है एक महिला थी जिसने 1987 अभी भारत की सबसे नवीनतम सती है रूप कंवर। देवराला गांव है आपका सीकर में, वहीं पे 1987 में रूप कंवर ने सती व्रत का धारण किया था। अब रूप कंवर की सती प्रकरण से संबंधित जो भी कहानी मेरे को मिली वो आपके समक्ष है, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, तो थोड़ा सा दिमाग में आपके हमेशा ये प्रिंट होके रहेगा। चूड़ावत मांगे सैनानी सर काठ दियो शतरानी बहुत लोकप्रिय पंक्ति है साथियों, और इसका जो लेखक है ये पंक्ति जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका सहल कंवर है, हाड़ी रानी सहल कंवर, उसके लिए, जिसमें उसके पति जब रावल रतन सिंह उसको निशानी मांगते हैं अपना, तो सहल कंवर ने अपने पति के मानसिक स्थिति को समझते हुए एक ही बार में अपने सिर को धड़ से अलग करके दासी के हाथों से अपना ही सर थाल में सजा के अपने पति रतन सिंह को भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया था। तो ये एक राजस्थान की वीर भोग्या, राजस्थान में ही ऐसा संभव है, हर कहीं पॉसिबल नहीं है। अशोक के किस अभिलेख में घोषणा की गई थी कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति है? तो अभिलेख नंबर 1 जो है उसमें ये सारी बातें बताई गई है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, कोई पराया नहीं है, सब मेरे ही हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब तक लगभग 40 अभिलेख अशोक के मिल चुके हैं। डीआर भंडारकर एक ऐसे विद्वान हैं, ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने इन 40 अभिलेखों के आधार पे ही पूरा जो का पूरा अशोक का इतिहास लिख डाला। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जो खोज निकाला था वो जेम्स प्रिंसेप ने था 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको खोजा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था, ये बता पाने में सक्षम नहीं हुए थे कि अशोक ही इसके रचयिता हैं। ये जो अभिलेख हैं उनको लगाने वाला अशोक था। उन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने बताया था कि ये जो अभिलेख हैं वो श्रीलंका का एक राजा था, सिंगल का तिष्य, वो देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था और उसकी साम्यता जेम्स प्रिंसेप ने उसकी साम्यता तिष्य से कर डाली थी। ठीक है। बाद में 1915 में एक मस्की का अभिलेख है, मस्की के अभिलेख में अशोक नाम को साफ साफ पढ़ा गया था।
अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अभिलेख 13वां है भाई, ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वें नंबर के अभिलेख में इतिहास प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का वर्णन है। आजाद हिंद फौज के उत्कर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई निर्मित अस्थायी सरकार में निम्नलिखित में से कितने देशों ने मान्यता दी थी? 11 देश थे भाई, ये ध्यान रखना। 11 देशों में आपका कोरिया, चीन जो अपना प्रबल शत्रु बना बैठा रहता है, परंपरागत शत्रु है, वो इटली, मांचुको, आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकार ने इसको जो है मान्यता दी थी। लखनऊ समझौता कब और किस किस के बीच हुआ? लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 को हुआ था। अब ये लखनऊ समझौता के बारे में मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी के क्या रोल था, संयुक्त कमेटी क्यों बनाई गई, किस प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ बैठे, ये किस प्रकार जिन्ना ने प्रयास किया, अंबिका चरण मजूमदार जो है उनको ही अध्यक्ष क्यों बनाया गया, ये सारी डिटेल जो है इसमें दे रखा है, वो आप पढ़ लेना। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? आपको पता है, लॉर्ड रिपन ने 1882 में आयोग बनाया था, प्रथम शिक्षा आयोग। किस शासक ने विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपको पता होना चाहिए, धर्मपाल जो पाल शासक था उसने विक्रमशिला महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो विक्रम को धर्म से, धर्मपाल और विक्रम ये दो दोस्त हैं, इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। और जो भी पाल शासक हैं आपको पता होना चाहिए, पाल बौद्ध धर्म के उपासक थे। एक बार पूछ लिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश बौद्ध धर्म को अनुयायी था। ठीक है, ये भागलपुर में है भाई, ये ध्यान रखना। कला एवं साहित्य की विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग कहा जाता है? तो आपको पता है, गुप्त काल जो है वो स्वर्ण काल है भारतीय इतिहास का। निम्नलिखित में से असुमेलित को छांटिए। गुप्त कृति है और एक तरफ उसके लेखक है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त विशाखा दत्त की है। किरात और जन्म भारवी की है। रावण वध भास की नहीं है, रावण वध भट्टी ने लिखा था, भट्टी। ठीक है, अब यहाँ पे सारा जो डिटेल है, कुछ कुछ जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मृच्छकटिकम है, मुद्रा राक्षस, किरात और जन्म, रावण वध, और ये सारी जो भी बुक्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। गुप्तकालीन अधिकारी और कार्य। महादंड नायक युद्ध और न्याय संबंधी कार्य करता था। चाट साधारण सैनिक थे। चम्मू सेना की छोटी टुकड़ी होती है। महासंधि विग्रह राजदूत हुआ करते थे। ये जो भी सेनापति और जो भी अधिकारी होते थे गुप्त काल के, वो सारा यहाँ पे दे दिया है। गुप्त काल में खिल्ले क्या थी? तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको खिल्ले कहा जाता था। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि को कहते थे। वास्तु भूमि जहाँ पर निवास किया जाता हो। चारागाह होती थी। खिल्ले ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी। अग्रहत, गुप्त काल में जंगली भूमि को अग्रहत कहा जाता था। अजंता की चित्रकारी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। अजंता में 29 गुफाएं निर्मित हुई जिसमें अब केवल 6 का ही अस्तित्व है। ठीक है, बची हुई गुफाओं संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है, यानी 6 जो बची हुई हैं उनमें एक तो 16 और एक 17, ये 2 ही गुप्तकालीन है। ठीक है, गुफा नंबर 16 में तो आपको पता है मरणासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा नंबर 27 का चित्र चित्रशाला के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें बुद्ध की जीवनी से संबंधित चित्र हैं, तो इसमें 17वें में बुद्ध की जीवनी से संबंधित है। यहाँ पे जो 27 लिखा है वो गलत लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। रामायण काल में विदेही का राजा जनक द्वारा बुलाई गई साहित्यिक महासभा में भाग लेने वाली विदुषी महिला कौन थी? तो आपको ये ध्यान रखना है, गार्गी जो थी वो विदेशी महिला थी। गार्गी का पति कौन था? शिक्षा वधु के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था? वचनु जो उनके पति थे, ऋषि वचकनु, वो उनके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। प्राचीन भारत में बालक की शिक्षा आरंभ होती थी 6-7 वर्ष की आयु में, जब उपनयन संस्कार हो जाता था उस समय बालक की शिक्षा होती थी। आजकल 5 साल की उम्र न्यूनतम मानी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का शिक्षा केंद्र नहीं था?
केंद्र था, तो इसका मतलब नालंदा विश्वविद्यालय भी था, कांचीवरम भी था, मणिखेत कर्नाटक भी थे, सारे थे। तो प्राचीन भारत में जो भी शिक्षा केंद्र थे वो सबको एक जगह डाल दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, वल्लभी यूनिवर्सिटी है, उदंतपुरी महाविद्यालय है, सोमपुरी विश्वविद्यालय है, पुष्पगिरी महाविद्यालय है, जगदला पश्चिमी। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है क्योंकि कम मिलता है बुक्स में। तो जगदला के बारे में आपको ध्यान रखना है। जगदला पश्चिमी बंगाल में पाल राजाओं के समय में भारत में अरबों के आने तक जगदला महाविद्यालय रहा। और पाल के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है, पाल वंश के जो भी शासक हैं बौद्ध धर्म के उपासक बने हैं। नागार्जुनीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, 8वीं सदी से आधुनिक काल तक वाराणसी में बने हुए हैं। कांचीपुरम तमिलनाडु में, मणिखेत कर्नाटक और शारदापीठ कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो ली कमीशन जो है वो लोक सेवाओं में सुधार से संबंधित था। बाकी हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन और रैली कमीशन ये सारे जो हैं वो शिक्षा से संबंधित थे। सैडलर कमेटी भी जो भी डिटेल्स हैं वो सारी देने के प्रयास हम लोगों ने आपके लिए किया है। भारतीय मंदिर वास्तु के बारे में सत्य कथन वाक्य या वाक्य का चयन कीजिए। नागरशाली का प्रसार, देखिए ये आप मान लीजिए ये आपके उत्तरी भारत में नागर शैली है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है, और ये जो बीच में है बेसर शैली है। तो देखिए हिमालय से लेकर सिंध पर्वत तक नागर शैली, दक्षिण भारत में विकसित होने वाली द्रविड़ शैली। पगोड़ा शैली नेपाल और इंडोनेशिया के बालूटीप में सही है। निरंधार, इस शैली के मंदिरों को प्रदक्षिणा पथ बहुत बड़ा होता है। निरंधार शैली में प्रदक्षिणा पथ होता ही नहीं है, तो ये विकल्प तो गलत हो गया ना, 4 नंबर का आपका सही हो जाएगा। नागर शैली क्या है, द्रविड़ शैली क्या है, बेसर शैली क्या है और पगोड़ा शैली क्या है। और प्रचलित शैलियां कौन कौन सी, जैसे संधार है, निरंधार है, तो उसके बारे में भी आपको पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा। महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिर हैं, निम्न में से किस राजवंश ने बनाए थे? ये पल्लव वंश ने बनाए थे। पल्लवों की राजधानी कांची थी, आपको पता है। अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। मंदिर निर्माण का जो स्वर्ण काल है वो पल्लव वंश को कहा जाता है। पल्लव वंश में ही एक कवि हुए हैं भारवी, वो कवि जो हैं पल्लव नरेश के शासक नरसिंह सिंह विष्णु के दरबारी थे, और भारवी द्वारा किरात अर्जुनीय नामक एक रचना लिखी है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम पहले जैन मतावलंबी था, किंतु अपर के प्रभाव ने इसने शैव धर्म ग्रहण कर लिया। एक एक लाइन में एक एक प्रश्न उठा के लाए हैं भाई तुम्हारे लिए। मौर्य काल में भूमिकर निम्न में से कितना होता था? तो मौर्य काल में जो भूमिकर होता था वो 1/6, 100 में से 1/6 भाग आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसको सीता भूमि कहा जाता था, और सीता भूमि को जो एकत्रित करता था वो सीताध्यक्ष कहा जाता था। कांची स्थित बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? तो कांची स्थित बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नंदीवर्मन, पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। निम्न में से किस पल्लव शासक ने श्री वल्लभ तथा अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की? तो वागपति मुंज आपका सही आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मकबरे में सर्वप्रथम पित्राद्युरा का प्रयोग हुआ है? तो आपका एतमादुल्ला का मकबरा था। ये जो आपके जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां की माँ थी ये नूरजहां के पिता थे एतमादुल्ला, और एतमादुल्ला के मकबरे में ही सबसे पहले पित्राद्युरा जो एक मीनाकारी का कार्य होता है उसका प्रयोग किया गया था जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा। तो इस प्रकार आज का जो पेपर है उसके 75 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। साथियों, प्रश्नों का स्तर आपको कैसा लगा, किस प्रकार हमारा जो छोटा सा प्रयास है अब वो आपको लाभ पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है,
प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा, हमारे टेस्ट सीरीज से आप संतुष्ट हैं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे प्रभावित हों। और जितना संघर्ष होगा टेस्ट सीरीज में, आपकी रैंक तभी मायने रखती है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो आपको हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में लोगों को बताना है, चाहे प्रिंट मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे आप शेयरिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिसके द्वारा भी आप लोगों तक हमारी बात पहुंचा सकें, निश्चित रूप से आपको पहुंचानी चाहिए। ये हमारी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।